बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नीलम शर्मा। आज हम चैप्टर करेंगे सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। इसके दो टॉपिक हम पहले ही कर चुके हैं, एक आसियान और दूसरा यूरोपीय संघ। आज हम इसका टॉपिक करेंगे चीन। चीन भी सत्ता का एक नया वैकल्पिक केंद्र बनने जा रहा है। चीन भी सत्ता का एक नया वैकल्पिक केंद्र कैसे बनने जा रहा है? इसकी शुरुआत यूरोपीय संघ के बाद आसियान और आसियान के बाद चीन से हुई है। चीन क्योंकि यूरोपीय संघ तथा आसियान के बाद समकालीन विश्व राजनीति में चीन को तीसरा सबसे बड़ा वैकल्पिक केंद्र माना जा रहा है। 1978 के बाद से ही इस देश में नई नीति पर चलने का निर्णय लिया गया था। इसके फलस्वरूप इसका उभार एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में हो रहा है। अपने सुधारों के बल पर उसने अत्यधिक आर्थिक वृद्धि करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक केंद्र के रूप में चीन का उदय होने वाला है। ये हम चीन का परिचय कर रहे हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में चीन का परिचय यही रहा कि चीन 2040 तक सत्ता का एक नया वैकल्पिक केंद्र बनकर उभरेगा। अब हम करेंगे इसके चीन के सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बनने में शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत हुई माओ के नेतृत्व में चीनी विकास के कारण। माओ के नेतृत्व में चीन का विकास कैसे हुआ? 1949 में 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी और शुरू से ही यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। आपको पता होगा साम्यवादी शासन कौन सा शासन था? साम्यवादी शासन था जो कि सोवियत संघ में भी पाया गया था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन इसके कारण चीन को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चीन ने माओ के नेतृत्व में 1949 में साम्यवादी पार्टी की स्थापना तो कर ली, लेकिन उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे चीन ने समाजवादी मॉडल अपनाया। चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। जितना भी आमदनी प्राप्त होती थी, सबको उद्योग पर लगाना शुरू कर दिया था। दूसरा पॉइंट, चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया। लेकिन उसकी बढ़ती जनसंख्या दूसरा कारण रहा। बढ़ती जनसंख्या उसके इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाने दे रही थी। चीन अपने नागरिकों को रोजगार दे रहा था, स्वास्थ्य दे रहा था, सुविधा दे रहा था, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। और तीसरा पॉइंट था कृषि के परंपरागत तरीके। कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहां के उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसलिए माओ के नेतृत्व में चीन का विकास था वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। इसलिए चीन ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए और एक महाशक्ति बनने के लिए 1970 के दशक में कई बड़े बदलाव करे। 1970 के दशक के बड़े बदलाव, और ये बदलाव इतने सफल साबित हुए कि चीन की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ती चली गई। भाई, चीन ने क्या क्या किया? चीन ने सबसे पहला पॉइंट, अमेरिका के साथ अपने एकांतवास को समाप्त किया। अमेरिका के साथ अपने एकांतवास को, मैं बोल बोल के इसलिए लगती हूँ ताकि तुम मेरे साथ पढ़ते रहो और तुम्हें भी साथ साथ याद होता रहे। तो पहला पॉइंट, चीन एक महाशक्ति बन रहा है, उसके लिए चीन ने 1970 के दशक में बड़े सारे बदलाव करे। सबसे पहले चीन ने अमेरिका के साथ अपने एकांतवास को समाप्त करा और चीन के साथ अपने राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया। दूसरा पॉइंट, चीन में 1973 में चाउ एन लाई ने कृषि, चार चीजों पर बल दिया। भाई, चार चीजों पर बल दिया। कौन कौन सी थी वो चार चीजें? पहली, कृषि, उद्योग, सेना और प्रौद्योगिकी।
प्रौद्योगिकी पर बल दिया। नंबर तीसरा पॉइंट मैं इसको फिर थोड़ा सा मिटो देती हूँ। तीसरा पॉइंट 1978 में देंग शेपिंग ने 1978 में देंग शेपिंग ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई। साथ साथ मेरे साथ साथ आप पढ़ते भी रहा करो और बोलते भी रहा करो ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और समझ में आ जाए। अगला पॉइंट 1982 में खेती का निजीकरण किया। नंबर फिफ्थ पॉइंट 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। तो ये सारे पॉइंट थे। इसके अलावा आपकी बुक में बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं जिनको आप पढ़ोगे और आपको आसानी से समझ में आएंगे। एक और स्पेशल पॉइंट है SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपनाया। इसे बोलेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र को अपनाकर चीन की अर्थव्यवस्था को अपना विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सारे इसके और भी पॉइंट है, जैसे इसका एक और पॉइंट जैसे 2001 में चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया था। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO भी बोला जाता है। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया था और इस तरह उसने दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम उठाया, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। लेकिन इतने सारे सुविधाओं का फायदा चीन को नहीं मिल पा रहा है। चीन जहां इतनी तेजी से तरक्की करता चला जा रहा है, चीन के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। अभी हमने पढ़ा, चीन का परिचय पढ़ा, चीन 2040 तक एक दुनिया की महाशक्ति हो जाएगा। चीन के उत्थान के कारण क्या थे, वो कारण करे हमने। अब चीन का उत्थान इतनी तेजी से हो रहा है, फिर भी चीन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? चीन की सुधार की कुछ नकारात्मक छवि भी आ रही है भाई। चीन के सुधार की नकारात्मक छवि या नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू का पहला पॉइंट, वह आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। समाज के सभी सदस्यों को आर्थिक विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा पॉइंट, पूंजीवादी तरीकों से अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पूंजीवाद के तरीके अपना रखे हैं, जैसे विकसित देशों ने तरीके अपनाए थे, वही सेम तरीका चीन भी अपना रहा है, जिसका पूंजीवादी तरीकों के अपनाए जाने के कारण बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे बेरोजगारी का बढ़ना। तीसरा पॉइंट, वह महिलाओं को रोजगार और काम के हालात संतोषजनक नहीं है। आपको 11th की हिस्ट्री याद होगा, जब औद्योगिक क्रांति आई थी तो महिलाओं की और बच्चों की बड़ी दुर्दशा थी। सेम वही कंडीशन आज चीन की महिलाओं की है, वहाँ के बच्चों की है। चीन की जो नकारात्मक पहलू ये है कि वहाँ महिलाओं के काम करने के दशाएं हैं वो अच्छे नहीं है। महिलाओं के इसका फोर्थ पॉइंट है कि
विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। चीन जितनी तेजी से विकास कर रहा है ना, विकास का एक दूसरा पहलू ये भी हो रहा है कि इससे पर्यावरण पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। दूषित 5वां पॉइंट, चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार है। चीन में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार चीन की जो अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से विकास कर रही है, लेकिन वो तेजी से विकास करना असफल साबित हो रहा है। ये हमने 4-5 पॉइंट जो करे हैं, ये इसकी नकारात्मक पहलू या नकारात्मक छवि को उजागर करते हैं। इस प्रकार हमने सत्ता के तीनों बड़े वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा, फिर आसियान के बारे में पढ़ा और आज हमने चीन के बारे में पढ़ा। चीन के भी सारे टॉपिक क्लियर करने के बाद अब इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो कि और भी है तुम्हारी किताब में, यदि तुम देखोगे तो तुम्हारे में कोरिया भी दिया है और नई वाली बुक में जापान भी दिया है। इसके अलावा एक नया टॉपिक और ऐड हुआ है, ब्रिक्स। अब हम थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में भी कर लेते हैं। चलो बच्चों, अब मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताती हूँ। ये भी सत्ता का नया वैकल्पिक केंद्र है। ब्रिक्स ब्रिक्स 5 देशों के समूह है जो विश्व के अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, रूस में की गई थी और 2009 में अपनी प्रथम बैठक में दक्षिण अफ्रीका का भी इसमें समावेश किया गया था। उसके बाद ब्रिक्स बन गया था, उसमें परिवर्तित हो गया था। ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल 5 देशों के लिए किया जाता है। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चाइना, चीन और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के देशों के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य, ब्रिक्स का उद्देश्य ये हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स का पूरा नाम क्या था, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स का उद्देश्य। ब्रिक्स का पहला उद्देश्य है प्रत्येक राष्ट्र के आंतरिक नीतियों तथा परस्पर समानता में हस्तक्षेप के अतिरिक्त इसके सदस्य देशों के मध्य सहयोग तथा पारस्परिक आर्थिक लाभ का वितरण करना। अगर आपको ब्रिक्स का उद्देश्य बड़ा मुश्किल लग रहा है और ये वाली लैंग्वेज बड़ी हार्ड लग रही है, तो सिंपल साधारण से शब्दों में जो तुमने गुट निरपेक्षता में पढ़ रखा है कि सभी सदस्य देश किसी दूसरे राष्ट्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे, अर्थव्यवस्था को सुधारने पर बल देंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये हम इसके उद्देश्य बना सकते हैं। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन 2019 में ब्राजील में संपन्न हुआ था और जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जायरो बोल्सोनारो ने की थी। ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन 2020 में रूस में ऑनलाइन आयोजित हुआ था। रूस ब्रिक्स का मेजबान और अध्यक्ष भी था। विश्व राजनीति में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने और वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और बहुध्रुवीय दुनिया को एकजुट केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यानी ब्रिक्स भी दुनिया की एक महाशक्ति बनने की कगार पर आ गया है और इसमें सभी महत्वपूर्ण राष्ट्र शामिल हुए हैं जो लगातार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल देते चले जा रहे हैं। 13वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, वार्षिक शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का विषय निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। ब्रिक्स का जो 13वां शिखर सम्मेलन था, 13 शिखर सम्मेलन, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसकी अध्यक्षता जो करी थी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और इसमें ये वर्चुअल अध्यक्षता थी। इसका जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और सभी ये पांचों के पांचों राष्ट्र आपस में अपने संबंधों को निरंतरता पर बल दे। इसने आतंकवाद को रोकने पर बल दिया और इस सम्मेलन में पहली बार डिजिटल हेल्थ की चर्चा की गई थी।
जिसमें तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया गया था। वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों पर आम सहमति से चर्चा हुई थी और पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु भी चर्चा की गई थी। इसलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रिक्स भी है और ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन मैं आपके पॉइंट लिख देती हूँ, आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना और तैयार कर लेना। तो बच्चों, ये ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके मैंने लिख दिए हैं, अभी मैंने आपको वैसे भी समझा दिए थे। तो ये 13वां शिखर सम्मेलन एक इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन था, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके साथ आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो और तैयार कर लेना इसको। इस हिसाब से मेरे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के चारों टॉपिक मैंने आपको करा दिए, यूरोपीय संघ, आसियान, चीन और ब्रिक्स। तो अब ये मेरा चैप्टर मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। जापान और कोरिया छोटे छोटे हैं, वो हम तो एक ही टॉपिक में दोनों समझ सकते हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचाइए।